दूसरा हुआ था इसी में हो गया तो पहला हो गया कि 29190 देखिए ले तो थर्ड सर्विस इसमें और सेकंड केस है क्लियर है डाउट सही है याद आ रहा पढ़ा था याद आ रहा है पढ़ा था ये ज्यादा 90 इस क्लास में जो है 6-7 से ज्यादा स्टूडेंट हो नहीं पा रहे हैं कुछ ऐसा जो है सहयोग चल रहा है कुछ गायब होते कुछ नए चेहरे आ जाते हैं मगर ऑन एन एवरेज जो क्लास की स्ट्रेंथ चल रही है इस समय 6-7 चल रहा है दो चार तो एवेलेबल फेसेस हैं ना सर नए चेहरे तो कोई भी नहीं है नए चेहरे मतलब जो है अब सेकंड है तुम गए थी कहां से कल थी नहीं आए हम दीपावली के बाद से पहले क्लास ले रहे हैं लोग मेरी सुनते ही नहीं ये बैच ये समझाने बहुत समय लगेगा इसको नोट कर दीजिए ना फिर वहां कोई बात तो बता दीजिए यहाँ बस इतना याद कर लो कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति या हाई कोर्ट में जजों की कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है वो कॉलेजियम सिस्टम जो है 99 जो कॉलेजियम सिस्टम का जो प्रेजेंट फॉर्म है जो मौजूदा रूप है कॉलेजियम सिस्टम का जिसके द्वारा जजों की नियुक्ति हो रही है उसको 1993 में अडॉप्ट किया अभी नहीं जाती कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है और जो कॉलेज सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है उसको 1993 में अडॉप्ट किया गया था वही अभी चल रहा है ठीक हालांकि इस कॉलेज सिस्टम को हटाकर एक संविधान संशोधन किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2014 में लेकिन उसने जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था कि कॉलेजियम सिस्टम से नहीं बल्कि इस कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसके द्वारा जजों की नियुक्ति की जाएगी मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को और उस एक्ट को जिसमें जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया था दोनों को खारिज कर दिया दोनों को जो है रिजेक्ट कर दिया डिस्कस कर दिया उन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड बताया कहा ये क्या करना है ये जो कमीशन है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को कम और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है इस ग्राउंड पर इस जो है तर्क पर जो है उस कमीशन को हटा दिया गया तो फिर से वो रिवाइव हो गया कॉलेजियम सिस्टम तो 1993 से कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है इस सिस्टम को हटाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था मगर इसके पहले कोई कमीशन कोई नियुक्ति करता सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के हटा दिया और फिर से 1993 वाला
डिवाइड हो गया। ठीक, next question। कोई बात अभी आप ध्यान में आ रही थी जो बताना चाह रहे थे कॉलेज सिस्टम के बारे में, अब 10 निकल गए। चलिए हो जाता है, थोड़ी इजी होते हैं इसीलिए। जैसे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 17 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ए बी सी, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 26 जनवरी 1950। देखो क्या पता था नहीं। देखिए कितना आसान प्रश्न था, लेकिन गलत हो गया। 29 हमने बता दिया था पहले। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज सुप्रीम कोर्ट है, वैसे सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा 1773 उसका एक सुप्रीम कोर्ट जो है अपना 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको फेडरल कोर्ट कहा गया। ठीक, उसी फेडरल कोर्ट को बाद में आज का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसी फेडरल कोर्ट को आज का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और उस सुप्रीम कोर्ट, अब जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है ना, उसके पास वो शक्तियां हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट का अपना स्ट्रक्चर है, अपना कंपोजिशन है, अपने पावर्स है, अपने फंक्शंस हैं। वो सारे पावर फंक्शंस कहां से मिल रहे हैं? संविधान के द्वारा। तो आज का सुप्रीम कोर्ट इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950। अगर नहीं नोट है तो इसको आप नोट कीजिए। नोट आप लोग आया नहीं। Indian Supreme Court was inaugurated. Indian Supreme Court was inaugurated on January 28, 1950. Indian Supreme Court was Inaugurated. लिखा है क्या? In. अरे पता नहीं स्पेलिंग सही कि नहीं, मगर स्पेलिंग सही। Was inaugurated on January 28, 1950. बोले तो किया रहेगा कुछ नहीं और कुछ नहीं लेते कुछ लो। सर चला लिया सर। अब जो है अब 15 दिसंबर के बाद हमारी क्लास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 15 दिसंबर तक हम यहाँ ले जाएंगे। हाँ तो दिन कितने हैं? अब नवंबर गया और नवंबर गया
ठीक है। सर चार अभी क्लास एक और आएंगे, 4 क्लासेस आपकी गायब हो ही दिन तो रहनी है। 4 क्लास तो है। सिर्फ 4 सिर्फ 4 सिर्फ चार चार आपने जैसा सिर्फ लगा दिया ना, जब से जब सिर्फ हमारा 4 ही। यार तुम्हारा सही होगा। लीजिए, अब हमें याद बना रहेगा तो हम भूल गए थे। याद आ गया। हाँ वो याद आ गया, फिर ना भूल जाए। चलिए चलिए, इलेक्शन उसका भूल गए तो क्या है? जुडिशरी लेजिस्लेचर। सर पर्चा लेके नहीं आए हाँ सर इसीलिए बोल रहे हैं। पर्चा कहाँ है सर? अच्छा वहाँ पर ऐसा लगता है याद नहीं, परिचय में प्रश्न है। इसी टॉपिक से सोच रहे हैं बट तुम किसी और टॉपिक हाँ सब बनाते रहे। बच्चे बनाए क्या? अच्छा बहुत सही संतोष अब इसको बताने के बाद हमको याद आएगा। कोई बात नहीं इसको बता दीजिए। ये चीज हमने आपको नोट नहीं कराई थी, कॉलेजियम के बारे में नोट करना है कि क्या हुआ था जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने अपना सुझाव दिया था कि हायर जुडिशरी में माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे की जाए। ठीक, उसने ये बताया था कि इसमें जो है चीफ जस्टिस, लेजिस्लेचर माने हमारी विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका तीनों के पार्टिसिपेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाए। पूरी कॉलेजियम सिस्टम में एक विवाद का विषय बना रहता है। तो इसका उन्होंने जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, उसने जो है ये सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्थात हायर जुडिशरी में, इनको हायर कोर्ट कहते हैं। देखिए 2 प्रकार के कोर्ट है भारत में, एक था हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं हायर, एक था हायर कोर्ट, जिसको हायर जुडिशरी कहा जा सकता है। इसको कहेंगे उच्चतर न्यायपालिका। इसके अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये हायर जुडिशरी है। इसके बाद जो दूसरा कोर्ट होता है, अगर कैटेगरी किया जाए तो दूसरा कैटेगरी है सबऑर्डिनेट कोर्ट की। मध्यस्थ नहीं है, अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये लोअर कोर्ट, ये कौन है? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं, जिला न्यायालय। ये कुछ शब्दावली से रहना चाहिए। जब कहे हायर जुडिशरी या हायर कोर्ट या उच्चतर न्यायपालिका, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की जा रही है। और जब कहे सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो वो कोर्ट जो आपके कानपुर में है, जो आपके औरैया जिला में है, जो आपके इटावा जिला में जहां तक कोर्ट कचहरी होती हैं, ये सबको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की अपॉइंटमेंट होता है वो हायर जुडिशरी में होता है। माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट जो है कॉलेजियम सिस्टम से होता है। ठीक, तो कॉलेजियम सिस्टम का विकल्प क्या रखा जाए? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने ये सजेस्ट किया था, इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हायर कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो है चीफ जस्टिस, लेजिस्लेचर माने विधायिका और द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों की भागीदारी से की जाए। अभी क्या है, अभी भारत में जजों की नियुक्ति जज ही कर रहे हैं। विश्व में भारत अपने आप में इसकी इकलौता केस है जहां जज की नियुक्ति जज ही कर रहे हैं, जबकि विश्व में अन्य जगह ऐसा नहीं होता। जज की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करता है। जज की नियुक्ति जज सब नहीं करते, तो जब जज खुद ही अपने लोगों की नियुक्ति करेंगे इससे भ्रष्टाचार की संभावना होती है, इससे भय भतीजावाद की संभावना होती है, इससे परिवारवाद की संभावना होती है। फिर कुछ खास परिवार के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट किए जाते हैं।
तो ये इसका कमी है कोलेजियम सिस्टम का। लेकिन ये आया क्यों? आया इसलिए कि जब कार्यपालिका नियुक्ति कर रही थी तो कार्यपालिका में क्या हो रहा था कि जजों का एक तरीके से राजनीतिकरण हो रहा था। कार्यपालिका फिर जो उनका अपना आदमी है जो उनके फेवर में डिसीजन लेगा, कार्यपालिका उसका रिकमेंडेशन करती थी, कार्यपालिका उसको अपॉइंट करती थी, तभी हो रहा था। तो अगर कोई जज जो है कार्यपालिका माने कैबिनेट अर्थात मोदी की कृपा से जज बनेगा तो उससे कभी उम्मीद नहीं की जाएगी तो सरकार के विरुद्ध जाके फैसला देगा। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता दूषित हो रही थी, पॉल्यूटेड हो रही थी। तो इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम आ गया। ये कार्यपालिका नहीं, अब जज की नियुक्ति जो है कॉलेजियम सिस्टम करेगा और कॉलेजियम सिस्टम में कौन है? सब जज लोग भरे हुए हैं। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये राय दी कि हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और चीफ जस्टिस के पार्टिसिपेशन के जरिए होनी चाहिए। उस नियुक्ति में इन सबकी भागीदारी होगी, ये तीनों लोग मिलकर जज की नियुक्ति करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। जहां कॉलेजियम सिस्टम है इसमें पर आपको बढ़ाना है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में से सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन माने प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन recommended that the appointments of judges to the higher courts, the appointment of judges to the higher courts। अब हायर कोर्ट्स इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको हायर कोर्ट कहते हैं, हायर जुडिशरी कहते हैं। दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर कोर्ट्स should be appointment of judges to the higher courts should be through participation, should be रिफॉर्म का सुधार, should be through participation of, should be through the participation of the executive, comma the legislature and the chief justice। हिंदी में लिख लीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय सुधार था 2005 में आया था। देखो जरा कब आया था। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये सब 2005 का है, 2005 में आया। अपॉइंटेड का अपॉइंट किया गया था 2005 है। ठीक है, हाँ हिंदी में लिखना ना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005। अच्छा इस तरीके से है अलग देख छिट करके जोड़ लगती है, जो एक्स्ट्रा होता है। जब ऐसा जगह नहीं होती तभी हाँ हाँ हाँ, देखिए इसका क्या है, जब भी कोई टॉपिक खत्म क्या करिए, तुरंत उससे चपका के दूसरा टॉपिक ना शुरू कीजिए। हमेशा एक जैसे कोई चीज है तो थोड़ा सा आप गैप दे दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने आपको कॉलेज सिस्टम बताया, तो कॉलेज सिस्टम के बाद हम जो नेक्स्ट आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो आप जो है बीच में 3-4 जो है लाइनें छोड़ दीजिए, आधा पैरा और या फिर क्या कीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट पूरा खत्म हो जाए उसके बाद पूरा पूरा 1 या 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक। कोई चीजें जुड़ती रहती हैं, आपको बाद में बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी, कोई नई चीज आपके सामने आएगी, तो हमेशा चीजें को अपडेट करना पड़ता है। तो हमेशा इतनी गुंजाइश बना के रखा करिए हर टॉपिक में। और नहीं तो फिर एक अच्छा तरीका ये भी है, जैसे कि बाद में अलग से जो है, जैसे दिखाओ नीचे क्या है, इनको दिखाओ सबको, ठीक है। हाँ, इस तरीके से दिल्ली प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने सिफारिश की थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने संस्तुत की थी, सिफारिश की थी कि उच्चतर न्यायपालिका में, कि उच्चतर न्यायालयों में, कि उच्चतर न्यायालयों में, उच्चतर में उच्चतम भी आ गया और उच्च भी आ गया, कि उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका और भारत के प्रधान न्यायाधीश और भारत के सीजेआई को सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, और भारत के प्रधान न्यायाधीश के भागीदारी के जरिए की जाना चाहिए, इनका रिकमेंडेशन था। अब सब क्वेश्चन है कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया क्या फिर से? क्वेश्चन का सीधे लाके क्लासेस खोल के रहेंगे क्या बोलना देखिए सुप्रीम कोर्ट, एससी स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई माने प्रधान न्यायाधीश, सीजीआई माने सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, सीजीआई द्वारा
संविधान में संशोधन द्वारा संसद के कानून द्वारा लास्ट वाला संविधान के कानून द्वारा संविधान संविधान के कानून संसद के कानून में संशोधन करके संशोधन नहीं कानून बना दिया कानून बन गया संशोधन हाँ कानून में संशोधन हाँ उसे संशोधन सर ऑप्शन नंबर 3 संविधान में संशोधन किया नहीं मुख्य न्यायाधीश द्वारा कानून में संशोधन कर करके संसद के कानून हाँ कर ठीक 6 से 3 जो भी 39 एकदम क्लियर था ऐसे कुछ पूछे जाते हैं आपसे हाँ सर पूछ लीजिए आपके हाँ सर पूछ लीजिए एक दिन तो ऐसी क्लास लगी थी अब आएंगे हाँ आज आप हाँ आज के बाद टॉपिक सर हमको समझ में नहीं आया हाँ एक दिक्कत होगी सर थोड़ा बहुत सर तो होनी भी चाहिए दिक्कत एहसास होना चाहिए नहीं तो हम नहीं ठीक है अब ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो इनसे जुड़ा होगा हाँ ठीक अब हमको अपनी पर्ची निकालनी पड़ेगी अब जो प्रश्नों का फिर क्वालिटी होगी है हमें शादी के लिए सर क्वालिटी का होता है कि एक अकेला प्रश्न जो है कई प्रश्नों को समेट लेगा आपका बहुत बड़ा पोर्शन रिवाइज करवा देगा सीधा क्वालिटी का नहीं होगा देखिए प्रश्न क्या होता है कि एक प्रश्न में पर्टिकुलर चीज आपको आई एक प्रश्न होता है उसने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को संविधान के अलग अलग पन्नों से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अकेले एक प्रश्न ने अपने आगोश में समेट लिया है जब उस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको संविधान का एक बड़ा पोर्शन रिवीजन में आ जाएगा ठीक तो हम जो है आपका ख्याल रखते हैं बढ़िया है पर्ची पर्ची सर नहीं सर है नहीं वो पर्ची चली गई कैसे वो पर्ची छोड़ा है याद आ गया हमने छोड़ा है होगी सर होगी देखो जो वो शर्ट जो पहन के आने वाले थे वो घर में ही पहन के रह गई उस शर्ट के ऊपर की जेब में वो पर्ची रखी है एंड टाइम पर जो है वो कैंसिल कर दिया शर्ट को पहनना एंड टाइम कैंसिल कर दिया स्वेटर पहन हाँ वो शर्ट पहन के आ रहे थे तो उस शर्ट के ऊपर की जेब में पर्ची थी अभी भी याद आया सर आप ऐसे सर आप हाँ याद करते सर आप माइंड डाल में पता है कुछ खराब हो रहा है आप सर नीति आयोग से करिए 36% वाले से हाँ जिनका नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना है इसमें से जो है निम्न कोड से आंसर देना है बाय कोड ओके ठीक है सही उत्तर का चयन करें ठीक सही
एक से क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? 10,000 से सत्यों को समान सर बना रहे हो बहुत कम बनेंगे। आपको खुद से आंसर देना है। ए और बी सही है। एक दो करते हैं। एक दो तीन, एक और दो सही है। बी दो और तीन सही है। सी एक और तीन सही है। और डी एक दो और तीन सही है। कहा यहाँ से भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली की व्यवस्था देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, उसमें सशक्त एकात्मक झुकाव है। दिस फेडरल सिस्टम इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, दिस फेडरल सिस्टम इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंटर। देखो ना, दिस फेडरल सिस्टम इज इंक्लाइंड झुका हुआ है। एक तरफ का होगा। या दिस फेडरल सिस्टम इज विथ यूनिटरी बायस। द फेडरल सिस्टम इज बाइस स्टेशन एक तरफ। यूनिटरी बायस। और legislative, judicial and administrative powers are distributed between the center and the states. Legislative and ए पर दो सही है। और कोई सशक्त माने उसमें जो केंद्र की ओर झुकाव है। सी भारत का संविधान जो है, यह भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की शासन प्रणाली संघीय है, जिसमें एकात्मक झुकाव दिखाई पड़ता है। हो गया, समझ गए? जिसमें एकात्मक झुकाव दिखाई पड़ता है। सी एक और तीन बी कल्पना का है सर। डी है। मेरा ए है सर।
चलो बस को और बढ़ाते हैं विकल्प को। सर एक हाथ में झुका हुआ है ड्राइंग वाला तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा ना। सेकंड और कोई बात नहीं, तुम तो अपना डाउट क्या है तुम ये मत बताओ कि फर्स्ट और थर्ड सही लग रहा है कि अगर नहीं है तो फिर थर्ड कैसे नहीं होगा उसमें फिर अगर सेकंड सही है सर जो ऑप्शन थे उनमें बता देना कि कौन सही है। ये सही है ये सर खेल को वाजिब है क्या संप्रभुता संपन्न है माने सॉवरेन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर सॉवरेन। अब आपको आंसर देना है सही आपने कोई बात नहीं सर, बहुत इजी है सर ये सर पॉलिटिक्स बहुत इजी है सर। सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अपना ली सर। एक दो सर अब मेरा ऑप्शन सही होना चाहिए 1 3 4 देखें मेरा यही सर यही है सर। चार सही है 1 3 4 ऑप्शन में आए वही दो तीन आए ही नहीं सही है सर मेरा ये है सर ऑप्शन ही नहीं है इसमें मेरा वो थोड़ी लग रहा नहीं आया एक ऑप्शन अभी और सर मेरा अभी सर भी मेरा वाला ऑप्शन ही नहीं आया 1 3 4 वाला 1 अरे एक ऑप्शन सर यही ऑप्शन अब बताइए सर मेरी पूरी बहुमत एक के साथ है अभी भी। आप एक क्या पढ़े हुए हैं चलिए अब देखिए ये प्रश्न ऐसा है जो पूरे क्लास से संबंध रखता है क्योंकि अब इसमें ये नहीं कहेंगे फिर सुप्रीम कि आपने ये नहीं पढ़ाया हमने पढ़ाया। सर ऑप्शन नंबर डी सर हमारा वाला ऑप्शन जो सभी सही सही। लग रहा था अभी मैं भी मुझे जरूरत नहीं है। कभी आप भी बताएं कि बस हो सर जो मेरा बस एक ही व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बाकी सब जो है हवा में तीर मार रहे हैं और डर रहे हैं तीर निशाने पर गया कि नहीं गया। कौन है सही होती बस ये नहीं ये कॉन्फिडेंस के लिए सही है हम कह रहे हैं एक ही व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है सही क्या वो हम बाद में बताएंगे पहले तुम बाद में बताएंगे लेकिन अभी हमारा कॉन्फिडेंस किसके साथ लॉक कर दीजिए लॉक कर दीजिए सर जो हमारा ऑप्शन सही था नहीं लॉक कर दीजिए क्योंकि सेकंड छोड़ दे उसकी बात क्योंकि मत करो बहुत बात क्योंकि नहीं मुझे दूसरे वाला कंफ्यूजन लग रही है चलो की बात नहीं अंदर की बात बाकी हाँ कल्पना बताओ सर डी हां सर डी बस थोड़ा कंफ्यूजन सेकंड नंबर पे है गलत हो गए सर अरे कॉमन सेंस में लगा अरे तभी सर ने कहने अब सुने अब आप एक्सप्लेन करिए क्यों है सर क्योंकि सर कहते नहीं है कि संविधान अरे कहते हैं अरे दीदी नहीं हाँ हाँ एक्सप्लेन करो सर क्योंकि पहला ऑप्शन जो है भारत का संविधान सभी प्राणी की व्यवस्था देता है तो ये सही है सर देता है और दूसरा है सर उसमें सर एक आदमी झुकाव जैसे कि सेंट्रल में झुका होता है कोई पार्टी नहीं थी ये भी मतलब चीजें बांटी गई हैं तो वो सेंटर को ही दी गए जितने की टैक्सेस बांटे गए हैं वो कर दिए हैं पावर्स आदमी उसको दी गई तो ये भी सही हुआ और ये दूसरा और तीसरा इनको किसी ऑप्शन में से लगे हुए हैं साथ में तो ये मैंने हटा दिए वैसे बस ये हटा दिए इसे जैसे ये दो राज्यों का विधायक मतलब ये फोर्थ वाला है ना जो अपन बताया कि सब संप्रभु है मतलब सब केंद्र और राज्यों के विधायक विधायिकाएं मतलब लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर तो ये नहीं है सर क्योंकि सर ये जो क्या बोला सर क्वेश्चन को सर रिपीट कर लेना सब बोला मुझे स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर बोथ आर सॉवरेन। हाँ तो ये सॉवरेन नहीं है सर ये नहीं है तो मुझे लगा मैंने आपके पास उसके लिए कोई भी तर्क नहीं है ये आपका अंतर्मन ने कहा कि ना है मतलब कर दिया और सर ये विधायक नायक केंद्र और राज्यों में बांटा गया है ऐसा नहीं है सर ये बांटा गया है ये अपने आप में सशक्त है अपने आप में सशक्त है सशक्त है सर कौन सा सकता है
विधायक और न्यायिक जो बोला हमने जैसे जुडिशरी और विधायक का देखिए माने जो है आपका आंसर सही है, मतलब तुक्के की वजह सही है, कसम की वजह सही नहीं सर तुक्के से नहीं, जैसे मैंने क्योंकि आप ना तो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो और ना इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मैं एक ही बात बोलूंगा सर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैं समझ गया कैसे गलत? हाँ लेकिन उसका कोई रीजन नहीं बता पा रहे हो ना, कोई समझा नहीं पा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे हो, कोई तर्क नहीं दे पा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे हो, क्यों गलत है ये नहीं बता पा रहे हो। ये तो बात सही, ये तो सही है, तो ये दोनों गलत हैं। अब देखो क्यों गलत है, देखो विधायी न्याय को प्रशासनिक शक्तियों और केंद्र राज्यों में बढ़ाया गया है। हाँ विधायी शक्तियां बांटी गई हैं, सेंटर स्टेट बांटी गई हैं, प्रशासनिक शक्तियां बांटी गई हैं, एग्जीक्यूटिव पावर बांटे गए हैं, लेकिन न्यायिक शक्ति नहीं बांटी गई है। भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। देखिए हमने आपको जो है पहले दिन बताया था कि नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो क्योंकि देखो भारत में न्याय व्यवस्था को नहीं बांटा गया कि आप केंद्र की न्यायपालिका हो, आप राज्य की न्यायपालिका हो। वही अकेली एक न्यायपालिका केंद्र के मामलों को भी सुनती है, राज्य के मामलों को भी सुनती है। संघीय सूची में जो जैसा दिए गए हैं, जो यूनियन डिस्ट्रिक्ट के जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी अपना फैसला देगी और स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी फैसला देगी, क्योंकि भारत में इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर संघीय सूची का, अगर यूनियन लिस्ट का कोई टॉपिक है तो उसके लिए आपको संघीय न्यायालय में जाना पड़ेगा, स्टेट उसमें डिसीजन नहीं देंगे। वो अगर वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, उस पर कोई विवाद है तो उसका फैसला जो राज्य के अपने न्यायालय अलग बने हुए हैं, राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट अलग बना हुआ है। यूएसए में 51 सुप्रीम कोर्ट है, 50 राज्यों की अपने सुप्रीम कोर्ट और एक यूएसए का सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में न्याय शक्तियों का बांटा नहीं गया, भारत में विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर बांटे गए हैं, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर केंद्र राज्यों में बांटे गए हैं, भारत में जो है आर्थिक शक्तियां, जो फाइनेंशियल पावर है केंद्र राज्य में बांटे गए हैं। लेकिन जो जुडिशल पावर्स है, ये जुडिशल सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड है, यूनिफाइड है, एकीकृत है। ये सब तो सकता है। भारत में न्यायिक शक्तियां केंद्र और राज्यों में नहीं बांटी गई हैं, इसका एकीकृत है। वही न्यायालय, वही उच्च न्यायालय में जो है आपको यूनियन लिस्ट का कोई विषय है एक केंद्र सरकार के विरुद्ध, आप उसी उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकते हो, और उसी उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के कानून से जुड़ा कोई मामला है उस पर उसी उच्च न्यायालय में जाओगे, उसके लिए अलग अलग कोर्ट नहीं है। वही अकेला सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत से जुड़ा या यूनियन लिस्ट से मामले सुनता है, वही सुप्रीम कोर्ट राज्यों के विषयों पर भी सुनवाई करता है, राज्य के कानून पर भी अगर कोई विवाद है उसका भी फैसला वही सुप्रीम कोर्ट करता है। तो भारत में न्यायपालिका का बंटवारा नहीं किया गया, जबकि फेडरल सिस्टम में न्यायपालिका भी बांटी जाती है केंद्र और राज्यों के मध्य। हमने कहा केंद्र और राज्य की विधायिका संपर्क संपन्न है। जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां जो लेजिस्लेचर है वो सॉवरेन नहीं हो सकता। क्यों? तो जो सेंट्रल का जो हमारा पार्लियामेंट है वो उन विषय पर कानून नहीं बना सकता जो विषय राज्यों को सौंपे गए हैं। तो अगर उस विषय पर कानून नहीं बना सकता तो सॉवरेन क्या होगा? सॉवरेन वो होगा जिसके पास सारी शक्तियां हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उन विषयों पर उसको कानून बनाने की शक्ति नहीं है जो विषय राज्यों को अलॉट कर दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट विषय पर सेंट्रल पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता। कुछ अपवाद होते हैं जब सीमित समय के लिए कानून बना सकता है, बस। तो इसमें सॉवरेन नहीं हो सकता। अगर सॉवरेन होता तो वो केंद्र के बारे में भी कानून बनाता और राज्य के विषय पर भी कानून बनाता। शक्तियां चूंकि बढ़ गई, जैसे शक्तियां बांटी गई, आपकी सॉवरेनिटी खत्म। सॉवरेनिटी कब होगी? जब सारी शक्तियां मेरे पास है, और जब हमारी शक्तियां हम सीमित कर दी गई कि भाई आप इस विषय में कानून बनाओगे, वो उस विषय में कानून बनाएगा। तो जहां शक्तियां बढ़ गई तहां सॉवरेनिटी खत्म। तो अब आप बताइए क्या सॉवरेन हो सकता? नहीं सकता। ये हर राज्य का, राज्य उन विषयों पर कानून बनाते हैं जो उनको अलॉट किए गए हैं। राज्य कभी यूनियन लिस्ट में, संघीय सूची में दिए गए विषय पर कानून नहीं बनाते। तो राज्य की भी कानून बनाने की शक्ति अपने क्षेत्र में है, बस सीमित है। केंद्र की भी कानून बनाने की शक्ति अपने क्षेत्र में है, तो प्रकार से लिमिट है। तो संघीय प्रणाली में जहां विधायी शक्तियां केंद्र राज्य में बांटी गई हैं, वहां के लेजिस्लेचर सॉवरेन हो ही नहीं सकते। इतनी बात क्लियर है? फिर देखिए, भारत में जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है। जो केंद्रीय विधायिका है, पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। अगर सॉवरेन होती तो ऐसा कानून बना देती, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता।
आज अगर जो लेजिस्लेचर चाहे केंद्र की हो या राज्य की, अगर कोई ऐसा कानून आती है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर कर देगा, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। तो अगर पार्लियामेंट के कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तो पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं हो सकती। अगर पार्लियामेंट सॉवरेन होती, अगर पार्लियामेंट संप्रभु होती तो उसके कानून को सुप्रीम कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट उसके कानून को कभी रिव्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सॉवरेन बॉडी है। लेकिन पार्लियामेंट के कानून को जो है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, 99 संविधान संशोधन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो कहां सॉवरेन हुए आप? समझ रही है? जिस देश में लिखित संविधान होता है, जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पार्लियामेंट सॉवरेन हो भी नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट को वही कानून बनाने होंगे जो संविधान के अनुरूप होंगे, इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे पास लिखित संविधान है तो पार्लियामेंट सुन लो, स्टेट लेजिस्लेचर सुन लो, आप वही कानून बनाओगे जो संविधान के हिसाब के, संविधान का विश्लेषण करने वाला कानून नहीं बना सकते। जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं होती। जिस देश के नागरिकों को मूल अधिकार मिला होता है वहां की पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकती, मूल अधिकार को वायलेशन नहीं कर सकती। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की ताकत मिली होती है, उस देश में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन नहीं हो सकता। जिस देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जहां कानून बनाने शक्ति केंद्र और राज्यों में बांटी जाती है, ये बंटवारा पार्लियामेंट को सॉवरेन होने से रोक देता है। देखिए मैंने आपको चार जो है कौशल दी और ये साबित किया है कि भारत में केंद्र और राज्य विधायिकाएं प्रभु नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपका बार बार काम आएगा। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये एक क्वालिटी क्वेश्चन है। क्वालिटी इसको उतार लीजिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। जब रिवीजन करोगे उसमें सारी कहानी याद आएंगी, ये तक हमने आपको बताया। उतार लीजिए। The Constitution of India provides for a federal polity. The federal structure. The Constitution of India provides for a federal polity. Okay. Second, this federal system is this federal system has unitary tilt. This federal system has a unitary tilt या inclination. ठीक, बात समझ आ गई? देखिए हम लोग कैसे सशक्त के कारण झुका हुआ है, शक्ति तो बांटी गई है मगर केंद्र को शक्ति ज्यादा देती गई। तो जब आप केंद्र को शक्तिशाली करोगे ये कहा जाएगा कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिटरी की ओर झुक रहा है, वो एकात्मक शासन की ओर जा रहा है। कल्पना समझ रहे हो ना इस बात को? हम कहना चाह रहे हैं उसमें सशक्त एकात्मक झुकाव है। This federal system has a unitary tilt या unitary bias या unitary inclination। ठीक, ये तो न्याय वाला बिल्कुल सही लग रहा था कि हाँ ये तो सब विधायक नहीं कोई पढ़ा तो एक लगा कि हाँ ये तो सब पढ़ी गई विधायी शासन में। legislative, judicial and administrative powers. Legislative, judicial and administrative powers are distributed. Legislative, judicial and administrative powers are distributed between the center and the states. Between the center and the states. आपने नोट करना है तो आप घाटे बनाएंगे। घाटे में रहना सब
घाटे का सौदा पसंद है। घाटे का सौदा पसंद है। You are sure to be at loss if you fail to notice. सबसे दानी पहले दे देते हैं। देखना इन वाली जगह क्या होता है सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सॉवरेन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सॉवरेन एक क्वेश्चन है। सर ये प्रॉब्लम दीजिए ऐसा क्वेश्चन। टाइम हो गया है इसको। हाँ सर एक क्वेश्चन बनाइए हाँ, लिख के आ रहा है। सब ठीक आ रहा है जैसे न्याय वाला है जो आपने पहली क्लास में आया ना तो भूल गए थे कि हाँ लेकिन जो न्यायिक है वो हमने नहीं लिखा उसका अलग पढ़ लेना और संप्रभु इसलिए बांट दी क्योंकि वो तो बंटी हुई थी और इसको ही बांट दिया। बांट दिया कि आपने अपनी शक्ति में अपने अपने क्षेत्र में सब हाँ। लाओ एक बार मुझे ये तो गलत किया वो नहीं। 8 क्लास हाँ सर इसको दे देना चाहिए। बढ़िया आंसर है। हो गया सर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए मुझे याद नहीं आ रहा सर टाइम टाइम हो गया टॉपिक का पढ़ाई है और 15 से 15 की बात ही आपको टॉपिक में एक क्वेश्चन हाँ सर क्वेश्चन क्या है ये ना आपके जो आपने पढ़ा दिया उसको कहीं हाँ। हाँ क्या? हाँ आप सर सब जब आइएगा उस दिन आप ये क्वेश्चन क्यों पूछिएगा नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये लोग इधर रिवीजन कर दिया आपने पढ़ाया उसमें से पूछना था। और साहब बिल्कुल नोट्स वो चिट्ठी बना के लाना काफी सारी हाँ इतने सारे पूरा रिवाइज मजबूत पेपर क्वेश्चन आप उसके लिए आप सब पढ़ लीजिए आप आज नहीं सर इसमें जो रिमूवल ऑफ जो है जजेस ऑफ टाइम नहीं सुप्रीम कोर्ट है जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नों के लिहाज से जो टॉपिक है ना सर यही तो चैलेंज है अधिक टाइम पढ़ाएंगे वैसे हम हाँ। नहीं पढ़ पाए तो बता दो आप दूंगी। सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है हाँ सुप्रीम अभी तो बहुत लंबे हाँ सर और सर क्वेश्चन बना के लाइएगा पिछले वाले से जो भी आप हाँ सर क्वेश्चन समझ से लेके जो किस उसमें है चंद्रा पिछले भी सर नीति आयोग से क्षेत्र हाँ से सर सबसे बना लाइएगा हाँ सर पिछले भी बना के लाइएगा इस पे रिवीजन कर लीजिए आप देखिए तो किस में दिमाग में है नहीं सर पढ़ेंगे टाइम तो हो गया है सर तो थोड़ा सा बस मेन जो की चीज है वो हम बता दें आपको चीजें हैं लिखना पड़ेगा सर सर हाँ लिखना ही है हल्का सा ओवरलैप होगा कितना बता देगा सर ओवरलैप हम होने देते हैं ना उसी के बाद पिछले बार हमने कहां खत्म किया था इसी का आपने किया था वहाँ पे रिमूवल पे। हाँ रिमूवल का कुछ हमसे बताया था हाँ आपने ये बताया ये संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को पद से निष्कासित किया जा सकता है परंतु निष्कासन का यह उसी सदन में राष्ट्रपति को देना होता है। यदि निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और हमने आधार भी तो बताए थे हाँ 2 आधार बताए थे आपने साबित कदाचार अक्षमता। ये जो साबित कदाचार और जो अक्षमता है ये जो आधार है इस आधार को ये बात आपको ध्यान देनी है ये आधार संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दिया गया ये चीज हमने आपको नहीं लिखाई ना बस ये चीज आपको जरूरी है बस ये लिखना है। हाँ ये नोट करना है। देखिए संविधान क्या कहता है संविधान में बहुत सारी बातें तो लिखी गई है मगर कभी उसको डिफाइन नहीं किया गया। ये संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हम महाभियोग चलाएंगे लेकिन संविधान ने कहीं नहीं बताया अच्छा संविधान का उल्लंघन होता क्या है कब आप कहोगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया ये बातें आपको याद है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं सर उसके लिए कमेटी बनाई नहीं उसके लिए अभी तो अलग असर होता है कि संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है कमेटी बेकार हो गया
ये सोचने की बात थी कि संविधान का उल्लंघन क्या होगा, राष्ट्रपति कैबिनेट ने राष्ट्रपति को कोई बात कही, राष्ट्रपति को नहीं मानता है, संविधान का उल्लंघन हो गया। कैबिनेट ने कहा आप उनको अपॉइंट करना, राष्ट्रपति कहा नहीं करेगी, संविधान का उल्लंघन हो गया। लेकिन कहीं बताया नहीं गया। उसी प्रकार से जो संविधान कहता है कि जज को किन आधार पर हटाया जाएगा, प्रूव्ड बिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर जज का भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर जज को हटाया जाएगा। मगर संविधान कहीं कहीं बताता है कि वो मिसबिहेवियर क्या है और वो जो है अक्षमता क्या है। लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन पहले हिंदी बोलते हैं, हिंदी में दिखा हाँ हिंदी में लीजिए। साबित कदाचार और अक्षमता को, साबित कदाचार और अक्षमता को संविधान में कहीं भी परिभाषित, संविधान में कहीं भी परिभाषित या विवरण माने डिटेल नहीं दिया गया है। जब विवरण नहीं दिया है, जब विवरण नहीं दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चीज लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन does not define, the constitution does not define, and the constitution does not define and give detail, the constitution does not define and give detail of what constitutes approved misbehavior, what constitutes approved misbehavior and incapacity, of the judge for removal, ठीक, of the judge for removal। बात क्लियर हो गई। तो हम जज को कब हटाते हैं, साबित करना चाहिए, ग्राउंड है कि अगर जज पर भ्रष्टाचार का या अक्षमता का माने काम नहीं कर पा रहा हो, अगर ये दो आधार है, इस आधार पर हम जो है उस पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाते हैं। ये दो आधार हम कब कहेंगे कि उसने कदाचार किया, उसके कौन से काम का उसने भ्रष्टाचार किया, संविधान कुछ नहीं कहता। अक्षमता का अर्थ क्या है, संविधान कुछ नहीं बताता। ठीक, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब संविधान ये कहता है कि प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको जो है संविधान ने क्या कहा है कि इसको कानून द्वारा तय किया जाएगा, संसद के कानून द्वारा ये पूरा प्रोसेस जो है दिया जाएगा। संविधान प्रोसेस के प्रोसीजर नहीं बताता कि जजों को किस प्रकार हटाया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, संविधान के बारे में बताता। संविधान ये अधिकार संसद को देता है। तो संसद ने 1968 में, संसद ने 1968 में जो है एक कानून बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट। जजेस इंक्वायरी
इंक्वायरी एक्ट 1968। इस एक्ट में वो पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस, पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इसमें दिया गया। तो आपकी बात याद रखनी है कि जो आप पढ़ते हो किस प्रकार से जज को हटाया जाएगा, जो पूरा प्रोसीजर है कि उसका एक प्रस्ताव रखा जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में रखा जाएगा तो 100 लोग उसमें सिग्नेचर करेंगे, राज्यसभा में रखा जाएगा तो 50 लोग सिग्नेचर करेंगे। वो प्रस्ताव जो है वहां के चेयरपर्सन को दिया जाएगा, जो लोकसभा के मामले में स्पीकर होता है, राज्यसभा के मामले में चेयरमैन होता है, उसको दिया जाएगा। अगर उसको एडमिट कर लेता है तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। इंक्वायरी कमेटी का पास है कि हाँ जज पर जो चार्ज लगे हैं सही है, तब उसके बाद जो है प्रोसेस शुरू होगा, तब इम्पीचमेंट प्रोसेस फिर जो है तब जो है इनिशिएट होगा, तब आरंभ होगा। ये सारी चीजें जो है उस कानून में, संसद के कानून में, संविधान में कहीं नहीं, बस यह पूछा कि जजेस को हटाने के लिए जो प्रोसीजर है वो कहां पर है, वो संविधान में दिया गया है। कहां पर? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1960। ठीक, तो पहला चीज पे लिखिए, द डिटेल्स, पहला चीज लिखना है द डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर of impeachment, the details of the procedure of impeachment for removal of a judge, for a removal of a judge has been given in the Judges Recommended Inquiry Act 1968. Judges, Supreme Court judges, Supreme Court Judges Inquiry Act 1968. क्या चीज? देखिए आपको बता दें कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग, इम्पीचमेंट का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया। महाभियोग की तरह होगी, लेकिन क्योंकि जज को हटाना भी लगभग मिलता जुलता है महाभियोग जैसा, इसलिए इसको भी महाभियोग ही कहते हैं। संविधान में नहीं कहा गया है। अगर जब आप किताबों में पढ़ोगे तो आप वहां इम्पीचमेंट मिलेगा। जब आप जो है एग्जाम में जाओगे वहां पर आप प्लेस के जब क्वेश्चन देखोगे तो जजों को हटाने के लिए वहां पर इम्पीचमेंट शब्द का ही आपको प्रयोग मिलेगा। ठीक, तो इस चीज को आप समझना है। तो ये हाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि विवरण नहीं। हाँ आप पहला चीज करके लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट माने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद को बनाने की दी गई है। माने संसद को बनाने की दी गई, तो महाभियोग प्रक्रिया को संसद को निर्धारित करने के लिए दी गई है। संसद को विधि द्वारा निर्धारित करने को दी गई है या संसद को दी गई, कितना लिख लीजिए। संसद द्वारा निर्धारित की जाती
संसद द्वारा निर्धारित किया। अतः संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया। अतः संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश इंक्वायरी एक्ट 1968 पारित किया। ठीक।